अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कस किया जा रहा है, जिसका इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स का हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो सबसे पहले पहले पैराग्राफ के अंदर इसकी डिस्कवरी और इसके नाम का जिक्र किया जा रहा है कि एक डॉक्टर थे जो कि स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रख रहे थे। स्विस फिजिशियन एक थे जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने जो है कुछ सेल्स निकाले। वो सेल जो थे उनका जब न्यूक्लियस निकाला गया तो वहाँ से एक कंपाउंड उनको मिला। क्योंकि वो न्यूक्लियस से मिला था और वो बाकी मॉलिक्यूल से मुख्तलिफ था, तो न्यूक्लियस से निकलने वाले उस कंपाउंड को न्यूक्लियन कहा गया। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है कि पस सेल में से और उनके न्यूक्लियस में से निकाला गया। असल में होता क्या है कि हमारे पास कुछ दाने वगैरह बन जाते हैं, वहाँ पर जो सेल्स होते हैं WBC वगैरह, वो जो पूरा मिक्सचर होता है वो पस कहलवाता है। उसके अंदर WBC और बैक्टीरिया के सेल्स मौजूद हो सकते हैं, डेड WBC वहाँ हो सकते हैं। तो उन डेड WBC के न्यूक्लियस में से निकलने वाले कंपाउंड को न्यूक्लियन कहा गया, जो बाकी बायोमॉलिक्यूल से मुख्तलिफ था। इसे न्यूक्लियन के अंदर बाद में पता चला कि कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं और फिर उसका नाम जो है न्यूक्लियन में से बदल करके न्यूक्लिक एसिड रखा गया। न्यूक्लियन में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर फास्फोरिक एसिड जो है मौजूद होता है। अब अगर हम इससे न्यूक्लिक एसिड के बारे में मज़ीद बात करें तो न्यूक्लिक एसिड की हमारे पास 3 किस्में आ जाती हैं। एक वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड जो कि कुछ न्यूक्लियोटाइड के बने हो सकते हैं, अकेले न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, तो उन्हें जो है मोनो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे, उन्हें डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। और कुछ ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बने होंगे, उन्हें पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। तो ये न्यूक्लिक एसिड जिन्हें मोनोमर्स के बने हुए उन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जा रहा है। तो इनके ज़्यादातर हमारे पास बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए इनको हम पॉलीमर्स कह रहे हैं। अब इस पॉली न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA शामिल हो जाते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड खुद किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर एक तो 5 कार्बन वाली शुगर होती है जो कि पेंटोज शुगर है। तो इसका ये पहला कार्बन होता है, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन। 5 कार्बन वाला शुगर का मॉलिक्यूल है पेंटोज। इसके साथ में 5वें कार्बन पे एक एसिडिक ग्रुप यानी कि फास्फोरिक एसिड जो है जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा इसके पहले कार्बन पे एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है, नाइट्रोजिनस बेस जो है जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होंगी, एक नाइट्रोजिनस ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा फास्फेट ग्रुप, और एक जो है शुगर का मॉलिक्यूल होगा। यही बात लिखी हुई कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, पॉलीमर्स की अगर बात करेंगे तो ये बड़े मॉलिक्यूल होंगे 5 शुगर वाले कंपाउंड की, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जा रहा है। असल में सिर्फ इसके साथ 5 शुगर नहीं जुड़े हुए, 5 शुगर तो पेंटोज शुगर है, साथ में कुछ और कंपाउंड्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। फिर बात करेंगे ये इंसानों में मौजूद है और छोटे सेल वाले जानवर जो एक सेल वाले होंगे उनमें भी मौजूद होंगे, और जिनमें सेल नहीं है यानी कि वायरसेस, उनके अंदर भी ये मौजूद हो सकते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है DNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि उसके पेंटोज शुगर के अंदर एक जो है ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, तभी इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जा रहा है। और RNA को राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जा रहा है। इसके अंदर पेंटोज शुगर यानी राइबोज शुगर मौजूद है और उसका ऑक्सीजन भी पूरा मौजूद है। राइबोज शुगर का फार्मूला क्या होगा? C5H10O5। ये राइबोज शुगर, इसी को पेंटोज शुगर कहा जा रहा है क्योंकि इसके पास 5 कार्बन मौजूद है। अगर एक ऑक्सीजन चला गया तो ये बन जाएगा अब डीऑक्सी राइबोज शुगर। फिर आगे इस न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन का जिक्र किया जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये मोनोमर होगा न्यूक्लिक एसिड का, और इसके अंदर एक 5 कार्बन वाला शुगर होगा जिसके साथ एक नाइट्रोजिनस बेस जो है जुड़ा हुआ होगा। ये पहले कार्बन के साथ में नाइट्रोजिनस बेस जो है वो जुड़ा हुआ है, और फास्फेट जो है उसके 5वें कार्बन के साथ में अटैच हुआ पड़ा होगा। अगर एक न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर फास्फेट मौजूद नहीं होगा उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। होता यह है कि शुरू के अंदर पेंटोज शुगर पड़ा होगा, इसके पहले कार्बन के साथ में आकर के ये नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा। तो इस कंपाउंड को जिसके अंदर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ, इसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। फिर बाद में जाकर के फास्फेट आकर के जुड़ेगा तो अब ये बन जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। तो इसकी फॉर्मेशन 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप के अंदर पेंटोज के साथ ये नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा और दूसरे स्टेप के अंदर इससे न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फेट आकर के जुड़ेगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। फिर मज़ीद बात कहा जा रहा है कि DNA और RNA के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो सकते हैं।
वो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे? उनके अंदर नाइट्रोजनस बेस का फ़र्क होगा। मिसाल के तौर पर उनमें जो नाइट्रोजनस बेस पाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसकी दो रिंग्स पड़ी हुई, एक ये रिंग है और दूसरा ये रिंग। जो डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है उसे प्यूरिन कहा जाता है, और जिसके अंदर सिंगल रिंग मौजूद होती है उसे पायरामिडिन कहा जाता है। प्यूरिन की फिर दो किस्में होती हैं, एक को एडेनिन कहा जाता है और दूसरे को ग्वानिन कहा जाता है। और पायरामिडिन की फिर तीन किस्में होती हैं, जिसके अंदर साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होता है। अब डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होगा, यूरासिल सिर्फ आरएनए के अंदर होगा। स्ट्रक्चर्स का लिखा हुआ है कि हमने दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन स्ट्रक्चर इस बुक में नहीं, फेडरल की बुक में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप डीएनए और आरएनए का एक फ़र्क भी देख सकते हैं कि डीएनए के पास जो दूसरा कार्बन मौजूद होता है वहाँ पर एक ऑक्सीजन चला हुआ होता है, वहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा होता है दूसरे कार्बन के साथ में। जबकि आरएनए के पास जो दूसरा कार्बन होता है वहाँ पर एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन पूरा मौजूद है। फास्फोरिक एसिड को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप पायरामिडिन और प्यूरिन को भी देख सकते हैं। प्यूरिन जो कि डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होंगे, पायरामिडिन जो कि सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर होंगे। पायरामिडिन के अंदर साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन शामिल होते हैं। अगर हम थायमिन की बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर मौजूद होगा। साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में हो सकता है, यूरासिल जो है सिर्फ आरएनए में मौजूद होगा। एडेनिन और ग्वानिन की बात करें, ये दोनों भी जो है डीएनए आरएनए दोनों में मौजूद होते हैं। तो डीएनए के अंदर ये वाली चीज़ नहीं होती और आरएनए के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है, यूरासिल। तो डीएनए आरएनए को एक फ़र्क इनका भी आ जाता है। इनके अंदर ये होता है कि जो एडेनिन होता है वो हमेशा जो है थायमिन के साथ में या यूरासिल के साथ में आकर के जुड़ेगा। ये डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर प्यूरिन जो है पायरामिडिन के साथ में आकर के जुड़ेगा, तो एडेनिन यूरासिल और थायमिन के साथ जुड़ेगा। और जो ग्वानिन है ये जा करके साइटोसिन के साथ में हमेशा अटैच होता है। एडेनिन जो है डीएनए के अंदर थायमिन के साथ और आरएनए के अंदर यूरासिल के साथ जुड़ेगा। फिर मज़ीद हम बात करते हैं इनके हवाले से कि नॉर्मली तो ये हमें जो है ज़्यादातर पॉली न्यूक्लियोटाइड की सूरत में मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये अकेले मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। तो जो अकेला न्यूक्लियोटाइड मिलेगा उसे मोनो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। इस मोनो न्यूक्लियोटाइड की कुछ हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि एक होता है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसके अलावा एक हमारे पास होता है ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। यहाँ पर डाई लिखा हुआ होना चाहिए था। एक और हमारे पास होता है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ATP की बात करेंगे तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, इसके पास एनर्जी होती है। जब ये ATP टूटता है ADP के अंदर तो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, और वो एनर्जी जो निकलेगी वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी, या किलो जॉल के अंदर 31.81 किलो जॉल पर मोल एनर्जी होगी। और ये एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर वो मिसाल के तौर पर साइक्लोसिस है, सेल की मूवमेंट है, सेल की कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, या सेल डिवीजन है, फ्लैजिला की मूवमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मुख्तलिफ रिएक्शंस में ये एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ATP का। ATP के पास 3 फास्फेट होंगे, एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं, वरना एक फास्फेट होता है, लेकिन यहाँ पर 3 फास्फेट जो है मौजूद हैं, तभी इसको ट्राईफॉस्फेट कहा जा रहा है। अगर इसके पास सिर्फ 2 फास्फेट होते तो इसको बोला जाता है डाईफॉस्फेट, और अगर सिर्फ अकेला एक फास्फेट होगा तो उसे मोनोफॉस्फेट कहा जाता। अब इसे एडिनोसिन कहा जा रहा है क्योंकि इसके पास एडिनिन जुड़ा हुआ, एडिनिन की वजह से इसे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट या ट्राईफॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट या ट्राईफॉस्फेट इस फास्फेट की तादाद के ऊपर है। यहाँ पर 3 फास्फेट, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अपना एक फास्फेट निकालने के बाद ये हो जाएगा ADP, और जब इसका एक फास्फेट अलग होगा तो एनर्जी भी निकलेगी। वो फिर हमने जैसे कि कहा कि मुख्तलिफ रिएक्शंस में एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब हम लोग बात करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड के हवाले से। कभी कभार ये होता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं और उसे डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। आगे हम ऐसी सूरत हाल का भी डिस्कस करेंगे जब ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। डाई न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करेंगे तो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। एक अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ के अंदर दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पर एक और कंपाउंड जुड़ा हुआ है जो कि है विटामिन वाला कंपाउंड, और वो है हमारे पास निकोटीन अमाइड। तो एक विटामिन निकोटीन अमाइड जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है, इसलिए इसको निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जा रहा है। एडिनोसिन क्योंकि इसके पास एडिनिन मौजूद है, और क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड है तो डाई न्यूक्लियोटाइड,
और क्योंकि निकोटीन अमाइड जुड़ा हुआ है तो ये होगा निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो निकोटीन अमाइड यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बुक में इन्होंने गलती की हुई है, निकोटीन खाली लिखा हुआ है। हालांकि निकोटीन एक दूसरा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्रेन पर असर कर रहा होता है, जो कि ड्रग्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये निकोटीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर निकोटीन अमाइड की बात हो रही है। अब इनके बारे में लिखा हुआ है ये कोएंजाइम के तौर पर भी काम करते हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये एंजाइम के साथ में जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और इनका काम जो है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर होगा। ये ऐसे रिएक्शन का हिस्सा बनते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये निकोटीन अमाइड से रिड्यूस निकोटीन अमाइड बन जाएंगे, जिसे हम NaDH2 के साथ में लिखेंगे। इसी तरह से एक और डाइन्यूक्लियोटाइड भी होता है जिसे फिलेमिन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जब फिलेमिन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसके साथ में भी जो है इलेक्ट्रॉन हासिल होंगे तो ये रिड्यूस फिलेमिन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा। जिस तरह से ATP एक फास्फेट को हासिल कर रहा था, फिर फास्फेट को निकाल करके एनर्जी रिलीज़ करता है, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, रिड्यूस बन जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी के ट्रांसफ़र के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के हवाले से। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड अगर मौजूद है, हम मालूम है कि इस न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन के साथ में फास्फेट जुड़ा हुआ है, और ये फास्फेट आगे चल करके न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला है। क्योंकि इस फास्फेट ने एक बॉन्ड जो है अपने न्यूक्लियोटाइड के साथ बनाया हुआ है, तो इसका एक ये बॉन्ड हो गया, और दूसरा बॉन्ड इसने बनाया हुआ है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में, तभी इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाएगा। दूसरा न्यूक्लियोटाइड किस तरह से होगा, एक और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास इस तरह से मौजूद होगा जिसके पास खुद का फास्फेट होगा क्या कि ये फास्फेट जो है इसके साथ में भी जुड़ेगा। तो क्योंकि फास्फेट 2 बॉन्ड बना रहा है, एक अपने न्यूक्लियोटाइड के साथ में और एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में, इसीलिए इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जा रहा है। इसका जो खुद का न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब अगर इसने बॉन्ड बनाना है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में तो वो उसके तीसरे कार्बन के साथ में अटैच होगा। इसी तरह से फास्फेट अपने 5वें कार्बन के साथ अटैच हुआ पड़ा है और दूसरे के तीसरे कार्बन के साथ में अटैच हुआ पड़ा है। तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहा जा रहा होता है। तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कर रहा होता है, और कंडेंसेशन रिएक्शन होगा फास्फेट और जो है पेंटोस शुगर के दरमियान में, यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप और H पॉजिटिव ग्रुप निकलेगा तो वाटर हमारे पास रिमूव हो रहे होंगे। तो लिखा हुआ है कि 2 हाइड्रोक्साइल फास्फोरिक एसिड के जो होते हैं वो पेंटोस शुगर के साथ रिएक्शन करेंगे, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ वाला और दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ वाला। तो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है इसके रिएक्शन कर रहे होते हैं, एक तीसरे कार्बन के साथ में और एक जो है 5वें कार्बन के साथ में। यही बात आगे लिखी हुई कि इन बॉन्ड्स की वजह से शुगर और फास्फेट जो है आपस में जुड़े होते हैं। जब शुगर और फास्फेट जुड़े होंगे, यानी ये राइबोज शुगर और फास्फेट आपस में जुड़े होंगे, तो DNA का एक पूरा स्ट्रक्चर जुड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे। न्यूक्लियोटाइड इसी बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं, इसी वजह से हमें जो है धागे ज़्यादा नज़र आते हैं। मिसाल एक ये हमारे पास मौजूद है DNA, इसकी एक ये कतार हमारे पास होगी, इस तरह से बनती जाएगी। फास्फेट मौजूद है, आगे एक पूरी लंबी सी कतार बनती जाएगी, दूसरी कतार भी इस तरह से हमारे पास होगी जिसके पास एक फास्फेट होगा, फिर इस तरह से हमारे पास एक और फास्फेट इनके अंदर मौजूद होगा, ये आपस में जुड़े होंगे। तो 2 कतारें होंगी, एक अगर ऊपर की डायरेक्शन जाएंगी 3 से 5 की डायरेक्शन में, तो दूसरी जो है ऐसे नीचे की तरफ आएंगी 3 से 5 की डायरेक्शन में। 3 हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर तीसरा कार्बन होगा और ऊपर की तरफ 5वां कार्बन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे मज़े लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिन्हें हम पॉलीमर्स कह रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। वो DNA और RNA के मॉलिक्यूल से जो बनने वाले हैं। RNA का काम प्रोटीन को बनाना होता है और DNA का काम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे अंदर होगी, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन बनेगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें बनेंगी, एंजाइम्स बनेंगे, सारी चीज़ DNA के पास होती है। और फिर वो DNA आगे चल करके RNA को भी बना सकता है। तो DNA जो है हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, यानी हमारे जीन्स को आगे लेकर जाने का काम कर रहा होता है, उन्हें ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा होता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास DNA की सूरत में मौजूद होती है, और उसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स कह रहे होते हैं, जिसके ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन जो है जा रही होती है। अगर हम बात करेंगे कि DNA का स्ट्रक्चर आज के दौर में हम देखते हैं तो सीढ़ी वाला स्ट्रक्चर है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर इसे कहा गया है। और ये जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर DNA का बताया गया था, 2 लोगों के ज़रिए से बताया गया था, एक थे जेम्स वाटसन और दूसरे हैं फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने एक पूरा मॉडल बनाया था जिसे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA कहा जाता है। 1953 के अंदर इन्होंने इस मॉडल के बारे में हमें बताया।
इन्होंने कहा कि डीएनए डबल हेलिकल है, 2 कतारों का बना है और हर कतार के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर साइटोसिन और उसके साथ में जुड़ा होगा ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए जुड़ा हुआ है। इसी तरह से थायमिन एडेनिन के साथ में 2 बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है। फिर दोबारा से साइटोसिन आ सकता है, साइटोसिन 3 बॉन्ड बना करके जुड़ेगा ग्वानिन के साथ में, और एडेनिन और थायमिन इनके दरम्यान में हमेशा से 2 बॉन्ड रहेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि इन 2 कतारों को आपस में जोड़ के रखने का काम कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़े रखने का काम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का, ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 कतारें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं तो अलग नहीं हो सकते। अलग होने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए, एंजाइम ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये कतारें हमारे पास अलग हो सकती हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे वीक करके इन्हें अलग किया जा सकता है। तो डीएनए जब डिवाइड होता है तो 2 कतारें अलग अलग हो जाती हैं। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 कतारें अलग अलग पड़ी हैं, इस तरह से 2 कतारें अलग होंगी और फिर पूरी कतार अलग की जाएगी और हमारे पास डीएनए के 2 धागे अलग हो चुके होंगे। आगे मज़ीद बात करें तो दोनों कतारें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर एक के पास थायमिन होगा, दूसरी कतार के पास उसके अपोजिट में एडेनिन होगा। अगर एक के पास साइटोसिन होगा, दूसरी के पास ग्वानिन मौजूद होगा। तो बेसिस के मामले में भी ये अपोजिट है और अपनी जो रनिंग के मामले में भी अपोजिट है। एक अगर 5 से 3 की डायरेक्शन में आ रही है तो दूसरी जो है वो 5 से 3 की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आ रही है। एक अगर नीचे की तरफ आ रही है तो दूसरी ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है। जिस तरह से सीढ़ी में डंडे होते हैं और पैर रखने वाली जगहें होती हैं, तो इसी तरह से अगर यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं, इन्हें हम रंग्स कह रहे हैं। और ये जो फास्फेट शुगर है यानी पेंटोज शुगर और फास्फेट जब जुड़े हुए इन्हें अपराइट कहा जा रहा है। तो अपराइट जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फेट का बना होगा, जबकि रंग्स जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस के बने होंगे। फिर वही बात की हमने कहा कि ये जो 2 कतार हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ी हुई, जिस वजह से ये इनकी जिपिंग यानी कि ये जुड़ और अनजिपिंग यानी कि इनकी अलग अलग हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने मौजूद होंगे? साइटोसिन और ग्वानिन इनके दरमियान में 3 बॉन्ड और एडेनिन और थायमिन इनके दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होंगे। कतारों की डायरेक्शन अलग है, एक अगर ऊपर की तरफ जा रही है 5 से 3 की डायरेक्शन के अंदर, तो दूसरी जो है नीचे की तरफ जा रही है 5 से 3 की डायरेक्शन के अंदर। तो एक की डायरेक्शन इस तरह के है 5 से 3 ऊपर की तरफ और दूसरी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है 5 से 3 नीचे की तरफ। इन दोनों कतार के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा 20 एंगस्ट्रॉम का। इसे हम 2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। एंगस्ट्रॉम मतलब कि 10 की पावर -10, और अगर हम इसको नैनोमीटर में करेंगे तो 10 की पावर -9 ये नैनोमीटर की पावर होती। तो इस फासले को 2 नैनोमीटर का फासला भी कहा जा सकता है। और मज़ीद लिखा हुआ है कि ये कतार जो है टर्न ले रही होती है। तो इनके यहाँ जो टर्न होगा, हर टर्न जो है वो तकरीबन 10 बेस पेयर्स के पास आएगा, मतलब कि तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद जो है एक टर्न हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जीन के हवाले से कि जीन दरअसल क्या होता है। हमें मालूम है कि हमारे पास डीएनए है और वो हमारा हेरिडिटी मटीरियल है, यानी कि डीएनए हमारा हमारे जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। हमारे ये जीन्स क्या हैं? ये डीएनए के टुकड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर एक डीएनए का धागा है, इसके पास न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन। इस तरह से एक सीक्वेंस मौजूद है डीएनए की। एक ये टुकड़ा खास तरह का प्रोटीन बनाने की सलाहियत रख सकता है, मतलब कि इसमें से मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा, फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाया जाएगा। तो ये एक टुकड़ा प्रोटीन बना सकता है, तो इस टुकड़े को हम जीन कहेंगे। तो जीन दरअसल डीएनए का एक टुकड़ा होता है और डीएनए का वो टुकड़ा जो आगे जा कर के प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन रख रहा है उसे हम जीन कहेंगे। यही बात लिखी हुई, जीन एक डीएनए का टुकड़ा है, इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जीन के ज़रिए से हम एक प्रोटीन बना सकते हैं और वो प्रोटीन एंजाइम के तौर पर काम करेगा। वो एंजाइम हमें फिर मुख्तलिफ चीज़ें बना करके देगा। हमारी बॉडी ने मुख्तलिफ रिएक्शन करने होते हैं। हमारी बॉडी ने ग्लूकोज को बहुत सारे जोड़ करके मिसाल के तौर पर ग्लाइकोजन बनाना होता है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर भी। इसी तरह से हमारी बॉडी ने जो है वो अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके प्रोटीन बनाने हैं, तो उसके लिए भी एंजाइम चाहिए होंगे। तो तमाम एंजाइम जो है वो जीन्स के ज़रिए से बनाए जाएंगे और जीन्स जो है वो डीएनए के पास होते हैं। तो जीन जो है आगे लिखा हुआ है, ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है और फिर हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, क्योंकि ये एंजाइम बनाएगा जीन। अब मिसाल के तौर पर आई कलर और हेयर कलर कैसे डेवलप होता है? जब हमारे पास एक पिगमेंट होता है जिसे मेलेनिन कहा जाता है। अब मेलेनिन आएगा तो मेलेनिन के ज़्यादा होने से हेयर कलर हमें देखने को मिलेगा ब्लैक हेयर कलर, और आई कलर भी हमें ब्लैक देखने को मिलेगा। मेलेनिन कितना बनना है ये एंजाइम डिसाइड करेंगे, और वो एंजाइम जो कि जीन बना रहा होगा। तो इस तरह से
जीन हमारे तमाम बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है। आगे लिखा हुआ ये इन्फॉर्मेशन कैसे मुंतकिल होती है कि पहले इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास पड़ी हुई है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा, तो मैसेंजर आरएनए के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी। फिर आगे मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। तो जिस स्टेज के अंदर मैसेंजर आरएनए को बनाया जा रहा है उस स्टेज को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाया जा रहा है उस स्टेप को जो है ट्रांसलेशन कहा जाता है। पहला स्टेप जीन की इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जाएगा, आरएनए की सूरत में मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना था, अब न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और राइबोसोम के पास पहुंचेगा। हमारा जो डीएनए होता है वो सेल के जिस हिस्से में पड़ा होता है वो न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के सुराख होते हैं, और उन सुराखों के साथ में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं। तो न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन बाहर निकलेगी, न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बाहर निकलेगा, और जो न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो राइबोसोम पड़े हुए हैं ये राइबोसोम के पास पहुंचेगा। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम के साथ अटैच होकर के फिर आगे प्रोटीन बनाए जाएंगे। तो मैसेंजर आरएनए दूसरे स्टेज ट्रांसलेशन के अंदर ये राइबोसोम के साथ में अटैच होगा, और वहाँ पर हमें कुछ और भी हेल्प कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए को रीड करके ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को अटैच करता हुआ जाएगा, और फिर राइबोसोमल आरएनए जो होगा वो उन अमाइनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड बना रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इनके ज़रिए से अमाइनो एसिड की खास सीक्वेंस तैयार की जाएगी और फिर प्रोटीन बनाया जाएगा। अमाइनो एसिड की कौन सी सीक्वेंस होगी ये मैसेंजर आरएनए बताएगा। मैसेंजर आरएनए के पास जो कोड होगा उसके मुताबिक ट्रांसफ़र आरएनए वो खास तरह का अमाइनो एसिड लेकर आएगा, और फिर वो खास तरह के अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और एक सीक्वेंस में जो है अमाइनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने पहले पढ़ा था प्रोटीन की अंदर जो है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी डीएनए के जरिए से आ रही होती है। फिर हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आरएनए जो है ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस 4 मौजूद होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। थाइमिन यहाँ पर मौजूद नहीं होता है इसके पास, थाइमिन की जगह पर हमें यूरासिल देखने को मिलेगा। इसका काम जैसे कि हमने कहा प्रोटीन सिंथेसिस का, और डीएनए का काम हेरिडिटी मटेरियल का। 3 तरह के ये हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए अकेले धागे का बना होगा, और मैसेंजर आरएनए डीएनए में से बन रहा होता है। मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी होगी? जितना जीन की लेंथ होगी, जीन जितना बड़ा होगा उतना ही मैसेंजर आरएनए बनेगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के पास बिल्कुल अपोजिट इन्फॉर्मेशन होती है, अपोजिट न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि डीएनए के पास होते हैं। मिसाल के तौर पर एक जीन है हमारे पास, उसके पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पड़ा हुआ है। जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके पास अपोजिट सीक्वेंस होगी। एडेनिन है तो उसकी जगह पर यूरासिल, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, और थाइमिन है तो एडेनिन। इस तरह की सीक्वेंस होगी। तो मैसेंजर आरएनए उतनी साइज़ का होगा जितना कि एक जीन होगा। अब इसके पास कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं जिन्हें कोडान कहा जाता है। होता ये है कि ये जो हमारे पास एक लंबा सा मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके पास मिसाल सीक्वेंस ऐसे मौजूद हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन। अब इस सीक्वेंस को 3-3 के टुकड़ों में पढ़ा जाता है। एक ये टुकड़ा हो गया, दूसरा ये टुकड़ा हो गया, और इसी तरह से एक ये टुकड़ा हो गया। मिसाल के तौर पर ये टुकड़े कोडान कहलवाते हैं। कोडान इसलिए कहलवाते हैं क्योंकि इस कोड के नतीजे के अंदर जो है फिर अमाइनो एसिड लाया जाएगा। जो कोड इसके पास पड़ा हुआ है, अमाइनो एसिड को लेकर आने वाला ट्रांसफर आरएनए उसके पास बिल्कुल अपोजिट कोड मौजूद होगा। मतलब कि एक ट्रांसफर आरएनए आएगा, उसके पास अमाइनो एसिड ऐसे ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ होगा, उसके पास जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगे, अगर एडेनिन है तो उसके पास लाजमी यूरासिल होना चाहिए, ग्वानिन है तो साइटोसिन, और साइटोसिन है तो ग्वानिन। अगर ये होंगे यही इसके साथ में अटैच हो पाएगा। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसे मौजूद है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ऐसे मौजूद हैं, लेकिन एक ट्रांसफर आरएनए ऐसा आ रहा है जिसके पास सीक्वेंस मौजूद है ग्वानिन, ग्वानिन और ग्वानिन वाली, ये वाला इनके साथ में नहीं जुड़ पाएगा। जब ये इनके साथ नहीं जुड़ पाएगा तो यहाँ पर वो अमाइनो एसिड जो इसके पास होगा वो भी नहीं आ पाएगा। तो अमाइनो एसिड लेकर आना ट्रांसफर आरएनए का काम होता है, और अमाइनो एसिड उस हिसाब से लाए जाएंगे जिस हिसाब से मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस होगी। तो मैसेंजर आरएनए के पास कोडान होते हैं जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड पर कंसिस्ट करते हैं, और फिर ये जो है एक अमाइनो एसिड के लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके बारे में बात करें, सेल के अंदर ये मैसेंजर आरएनए कितना % मौजूद होता है? 3 से 4% ये सेल के अंदर मौजूद होगा। फिर बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए के हवाले से,
जो साइज़ के अंदर सबसे छोटा होता है और इसके अंदर 70 से लेकर के 90 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो सकते हैं। मज़ीद बात करें, ये जो है एक कतार का बना होता है, लेकिन इसकी एक कतार आपस में ही जुड़ करके कहीं कहीं पे हमें वो डबल वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। मिसाल ये एक ही धागा है सारा, लेकिन ये एक धागा आपस में जुड़ करके हमें यहाँ पर इन जगहों पर जो है डबल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो कहीं कहीं पर हमें इनका डबल स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ नज़र आ सकता है, और वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मौजूद होंगे। मिसाल एक धागा ये है और दूसरा धागा भी इसी तरह से मुड़ करके आ रहा है, वो ये वाला है। क्योंकि इसके पास एडेनिन और इसके पास यूरासिल होगा तो हमें इनके दरमियान में अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की वजह से इनमें हमें डुप्लेक्स स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि एक ही धागा अपने ही साथ में जुड़ा हुआ है। इसका काम क्या होगा? इसका काम जैसे कि हमने कहा कि ये अमाइनो एसिड को लेकर आएगा और साइटोप्लाज्म से लेकर आएगा राइबोसोम के पास में। ओवरऑल बात करें तो इनकी तादाद 60 होती है, लेकिन इंसानों के अंदर ये जो है 45 टाइप के tRNA पाए जाते हैं। आरएनए के अंदर इनका कितना परसेंटेज होगा? 10 से लेकर के 20% इनका मौजूद होगा। सबसे ज़्यादा जो आरएनए की किस्म पाई जाती है वो राइबोसोमल आरएनए पाई जाती है। राइबोसोमल आरएनए की बात करें, एक तो ये सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ये राइबोसोमल आरएनए होता है, और इसका काम जो है पेप्टाइड लिंकेज का है, यानी कि ये अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करेगा जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।